तो पोडोसाइट्स को समझने के बाद में मैं दूसरा कंसेप्ट आपको यहाँ पर समझाता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है कि ये पोडोसाइट्स और फिल्ट्रेशन स्लेट्स और इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। अब एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि जब एक बड़ी वेसल बहुत सारी छोटी वेसल्स में टूटती है तो छोटी वेसल्स में प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो एक बार फिर हम देखते हैं कि ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, ये बोमेंस कैप्सूल है और चीज़ें यहाँ से फिल्टर होकर के यहाँ पर आनी है अक्रॉस दी ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। अब दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि जब एक बड़ी वेसल बहुत सारी छोटी वेसल्स में टूटती है तो उनके अंदर जो छोटी वेसल्स हैं उसमें रिजल्टेंट प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जैसे आपका जो आर्टीरियल सिस्टम जब टूटता है तो बहुत सारी कैपिलरी नेटवर्क बनती हैं। इस कैपिलरी नेटवर्क में प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी ये टिश्यू के साथ चीज़ों को क्या कर पाएगा, एक्सचेंज कर पाएगा और फिर ये बन के क्या बनाता है, वेन्स। वेन्स में प्रेशर और कम हो जाता है। सो व्हेनेवर अ वेसल ब्रेक्स इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ smaller vessels, the pressure inside the smaller vessels will be less than the larger vessel. So this is absolutely clear. अब एक बात और समझिएगा बड़े ध्यान से। हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि आइडियल ब्लड प्रेशर इज 120/80 mmHg। तो अगर मैं अयोटा की बात कर रहा हूं तो मैंने ये कहा कि अयोटा में एक आइडियल ब्लड प्रेशर कितना है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है 120 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है 80। तो मुझे कभी कभी वहां पर प्रेशर कितना होता है 120, कभी कितना होता है 80। तो मैं फिजियोलॉजिकल काम करने के लिए मैं कैलकुलेट करूंगा व्हाट इज कॉल्ड एज द मीन आर्टीरियल प्रेशर। और मीन आर्टीरियल प्रेशर होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइडेड बाय 2 और यहां आप देख सकते हैं दिस वैल्यू विल बी 100 mmHg। तो आपने इस बात को समझ लिया कि मैंने क्या निकाला है, मीन आर्टीरियल प्रेशर निकाला है। मैं अब इस प्रेशर से काम करूंगा, मैं ये वर्चुअली ये मान के चलूंगा कि इस वेसल में हर टाइम प्रेशर कितना है, 100 है, बजाय कभी 120 और कभी 80 होने के। तो मैंने एक मीन निकाल लिया कि इसमें प्रेशर कितना है 100 mmHg और इसको मैंने क्या कहा है, मीन आर्टीरियल प्रेशर। इंसिडेंटली मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से अगर हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर निकालें तो जो चीज आती है उसे हम कहते हैं पल्स प्रेशर। हालांकि उसकी यहां पे जरूरत नहीं है लेकिन मुझे याद आ रहा है तो मैं एक क्वेश्चन आपको और करा रहा हूं। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज एक्चुअली पल्स प्रेशर और इस सिनेरियो में ये कितना होगा 40 mmHg। इसकी अपनी सिग्निफिकेंस है, ये बाद में आप फर्स्ट ईयर MBBS में सीखेंगे कि ये पल्स प्रेशर जब बढ़ता है घटता है तो कौन सी डिजीज कंडीशन आपको पता चल सकती है इस चीज से। खैर हमारा मकसद ये था कि हमने बात करी है किसकी, मीन आर्टीरियल प्रेशर की। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो ग्लोमेरुलस में जो अफरेंट आर्टीरियोल आ रही है और ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी नेटवर्क है तो कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो इस फिल्ट्रेशन को या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को क्या कर रहे होंगे, प्रमोट कर रहे होंगे। सो देयर मस्ट बी सम फैक्टर्स एट द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन दैट विल बी प्रमोटिंग फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एज वी विल नो वेरी सून व्हाई इट इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो मुझे यह समझ में आ गया कि कुछ फैक्टर्स होने चाहिए जो कि यहां पर इसको प्रमोट करेंगे और वो फैक्टर होगा इस पर्टिकुलर अफरेंट आर्टीरियोल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जितना ज्यादा बेटे प्रेशर होगा किसमें, अफरेंट आर्टीरियोल में, उतना वो फेवर करेगा किसको, फिल्ट्रेशन को। आप समझ सकते हैं इस वेसल में अगर ज्यादा प्रेशर से ब्लड आ रहा होगा तो फिल्ट्रेशन के चांसेस ज्यादा होंगे। तो मैंने ये कहा कि एक फैक्टर, अ फैक्टर दैट एक्चुअली प्रमोट्स व्हाट, filtration or ultra filtration would be the hydrostatic pressure in afferent arteriole। और afferent arteriole बहुत सारी ब्रांचेस हुई हैं किसकी, रीनल आर्टरी की। तो इसका मतलब इसमें प्रेशर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या होना चाहिए, थोड़ा सा कम होना चाहिए एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 60 mmHg। As I have already told you, when a large vessel breaks into very large number of small vessels, then the pressure in these smaller vessels is actually lesser than the large vessel. Same thing we are seeing कि ये जो यहाँ पर जो मीन आर्टीरियल प्रेशर था वो कितना था, 100 था, लेकिन अफरेंट आर्टीरियोल में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो कितना है, 60 mmHg है। और ये वो मेजर फैक्टर है जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को प्रमोट कर रहा है। So we will keep this in mind that this factor, which is the hydrostatic pressure in afferent arteriole, will promote ultrafiltration at the glomerular membrane. Now let us see what are the factors that are actually opposing it. तो अब मैं वो देखना चाहता हूं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। पहली चीज तो हमने ब्लड में भी देखा था कि ब्लड के अंदर कुछ कोलॉइड्स होते हैं और इन कोलॉइड्स में हमने स्पेसिफिकली देखा था एल्बुमिन, और वो एल्बुमिन एक्सर्ट कर रहा था एक कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर और वो फ्लूइड को बाहर निकलने नहीं दे रहा था।
हमने क्वेश्चन किया था व्हाट कीप्स ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल एंड वी सेड इट वाज द कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर दैट वाज एक्सर्टेड बाय द सस्पेंडेड कोलॉइड्स इन द ब्लड एंड द मोस्ट फेमस वन वाज द एल्बुमिन जो कि बहुत कॉमन प्लाज्मा प्रोटीन है। तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि ये जो ब्लड के अंदर जो कोलॉइड्स हैं जब ये ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे तो वो ब्लड को आसानी से क्या नहीं होने देंगे, फिल्टर नहीं होने देंगे। तो इसका मतलब एक फैक्टर जो मैं अपोज कर रहा हूं वो है कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। So this colloid osmotic pressure will try to actually negate or actually oppose filtration। और एक और चीज समझिए कि ये ग्लोमेरुलस कैपिलरी कांटेक्ट में आ रही है कैप्सूल के, बोमेंस कैप्सूल के, तो ये कैप्सूल एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा इन कैपिलरीज पे, इस प्रेशर को हम कहेंगे कैप्सुलर प्रेशर, और ये कैप्सुलर प्रेशर भी अपोज कर रहा होगा किसको, फिल्ट्रेशन को। तो जो फैक्टर प्रमोट कर रहा था वो एक था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो फैक्टर अपोज कर रहे हैं वो दो है, एक मैंने देख लिया है कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर और दूसरा हो गया द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कैप्सूल, दैट विल बी कॉल्ड एज द कैप्सुलर प्रेशर। तो एक बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई कि एक प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रमोट कर रहा है और दो कौन कौन से, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सुलर प्रेशर इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो अगर इतनी बात मुझे समझ में आ गई है तो नेक्स्ट चीज समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं ये जानता हूं कि अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होगा विद द सम ऑफ कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कैप्सुलर प्रेशर के सम से ज्यादा होगा तभी फिल्ट्रेशन होगा, नहीं तो फिल्ट्रेशन नहीं होगा। क्योंकि ये फेवर कर रहा है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो इन दोनों प्रेशर का सम अगर इससे कम हुआ तो फिल्ट्रेशन होगा, नहीं तो फिल्ट्रेशन नहीं होगा। और ये भी बात मुझे समझ में आ गई कि अगर मैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में से कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सुलर प्रेशर को निकाल दूं इनके सम को, तो मेरे पास जो चीज आ जाएगी उसे मैं कहूंगा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। उसको मैंने क्या कहा है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर विल बी द डिफरेंस ऑफ द फैक्टर्स फेवरिंग अपोजिशन एंड द फैक्टर्स अपोजिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सो वो फैक्टर्स जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को फेवर कर रहे हैं और वो फैक्टर्स जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को अपोज कर रहे हैं, इनके डिफरेंस को मैंने क्या कहा है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मेडिकल एंट्रेंसेस। दिस इज एस्टिमेटेड टू बी अप्रोक्सीमेटली 20 mmHg इन ह्यूमन किडनी। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा कि ह्यूमन किडनी में जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है उसकी वैल्यू जो एस्टिमेटेड है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी है, 20 mmHg। तो हमें ये डायनामिक समझ में आ गया है। तो हमें ये समझ में आ गया है कि जब ये ब्लड आ रहा होगा तो इसका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है आफ्रेंट आर्टीरियोल का वो प्रमोट करेगा, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर अपोज करेगा, कैप्सुलर प्रेशर अपोज करेगा। इन दोनों के डिफरेंस को मैंने क्या कहा है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। उसकी वजह से जो ब्लड है उसमें से फिल्ट्रेशन होगी प्लाज्मा की और वो फिल्टर होकर के कहां जाएगा, थ्रू द फिल्ट्रेशन स्लिट इनटू द बोमेंस कैप्सूल, और जो चीज वहां पहुंचेगी उसे हम ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेट कहेंगे। अब मैं आपको यह समझाता हूं कि मैंने इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैंने इसलिए कहा क्योंकि पहले एक बात फिर दोबारा से हम रिकैप करते हैं कि फिल्ट्रेशन स्लिट का साइज बहुत पिवटल है इस चीज को डिसाइड करने के लिए कि क्या चीज पहुंचेगी क्या नहीं पहुंचेगी। ब्लड में कुछ चीजों को छोड़ दीजिए, बाकी करीब करीब वैसे का वैसा ही पूरा का पूरा फिल्टर हो जाता है। सो इट इज सच अ फाइन प्रोसेस दैट ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन द ब्लड gets filtered except few things. Now these few things will be larger than the size of the filtration slit, and because it is such a fine process, so normally we do not call it simply as a filtration, but we will rather like to call it as a ultra filtration. So ultra filtration मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बहुत फाइन प्रोसेस है और करीब करीब सारी चीजें क्या हो जाती हैं, फिल्टर हो जाती है कुछ चीजों को छोड़ करके। तो मेरा नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि ये जो ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेट बना है इसका नेचर कैसा है। So what is the nature of glomerular ultrafiltrate? तो मुझे यह देखना है कि ये फ्लूइड जो फिल्टर होकर के बोमेंस कैप्सूल के अंदर आई है ये ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर आई है, इसीलिए मैं इसको क्या कह रहा हूं, ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेट। अल्ट्रा मतलब अब मुझे समझ में आ गया है कि मैंने क्यों कहा है अल्ट्रा, और मैं ये देख रहा हूं कि इसका नेचर कैसा है। तो देखिए हम ये कह रहे हैं कि ब्लड में से दो चीजें फिल्टर नहीं हो पाएंगी, एक तो सेल्स का साइज फिल्ट्रेशन स्लिट के साइज से क्या है, बड़ा है तो वो फिल्टर नहीं हो पाएंगे, और दूसरा प्रोटीन्स क्या नहीं हो पाएंगे, फिल्टर नहीं हो पाएंगे। तो हमने क्या देखा कि ब्लड में एक तो सेल्स नहीं आएंगे और दूसरा क्या नहीं आएगा, प्रोटीन्स नहीं आएगा। तो अगर मैं ब्लड में से सेल निकाल दूं तो ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेट का एक नेचर तो मैंने ऐसे लिख दिया, एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं, इट इज ब्लड माइनस सेल्स प्लस प्रोटीन। लेकिन अगर मैं ब्लड में से ब्लड सेल्स निकाल दूं तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा, और या हमने क्या कह दिया, प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन्स।
दोनों तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेट? अगर ब्लड की टर्म्स में पूछेगा तो ब्लड में से आप क्या दो चीज बाहर निकाल दीजिए, सेल्स और प्रोटीन्स, और अगर प्लाज्मा के हिसाब से पूछ रहा है तो आपने प्लाज्मा में से बाहर क्या निकाल दिए, प्लाज्मा प्रोटीन्स बाहर निकाल दिए। बाकी सारी चीजें पूरी तरह से क्या हो जाएंगी, फिल्टर। सोडियम फिल्टर हो जाएगा, ग्लूकोज फिल्टर हो जाएगा, अमीनो एसिड्स फिल्टर हो जाएंगे, गैलेक्टोज हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, फिल्टर हो जाएंगी। क्लोराइड हो जाएगा, बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, फिल्टर हो जाएंगी। लेकिन केवल इन दो चीजों की फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि इनका साइज फिल्ट्रेशन स्लिट से बड़ा है। सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव डन, द नेचर ऑफ द ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेट। और यहां से मुझे समझ में आ गया कि अब आपको यह पता है कि ये जो अल्ट्राफिल्ट्रेट आएगा इसमें से मैं काम की चीजों को क्या कर लूंगा, रीएब्सॉर्ब कर लूंगा। इसीलिए अगर यूरिन में प्रोटीन आता है, यूरिन में अगर आप टेस्ट कराते हैं और प्रोटीन यूरिया का मतलब है यूरिन में क्या आ रहा है, प्रोटीन आ रहा है, दैट विल बी एन एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द यूरिन। सो दिस इज हाउ यू चेक द यूरिन टेस्ट। जब आप यूरिन टेस्ट कराते हैं तो क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है यूरिन में, तो जो भी चीज यहां पर आपने फिल्टर करी है, रीएब्सॉर्ब नहीं की है, वो यूरिन में पास होनी चाहिए। और जिसको आप 100% रीएब्सॉर्ब कर रहे हो, अगर वो यूरिन में आ रहा है तो भी वो एबनॉर्मल होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, क्योंकि इस फिल्ट्रेट में से हम 100% ग्लूकोज को क्या कर लेंगे, रीएब्सॉर्ब कर लेंगे। तो इसलिए अगर ग्लूकोज यूरिन में पास हो रहा है तो वो एक एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। सेम राशनल से मैं क्या कह रहा हूं कि प्रोटीन तो बिल्कुल ही फिल्टर नहीं होता, और अगर किसी वजह से प्रोटीन अगर आपको यूरिन में मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है। और इसकी वजह एक ये हो सकती है कि जो फिल्ट्रेशन स्लिट है इनका साइज थोड़ा सा क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। और ऐसा साइज बड़ा होने की वजह हो सकती है कि ये जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है वो क्या हो गई है, इन्फ्लेम्ड हो गई है। और इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन को मैं कहूंगा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और इस कंडीशन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रोटीन यूरिया, देयर विल बी एन एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट इन यूरिन, एंड दैट एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट मे बी प्रोटीन। और प्रोटीन्स में भी जो सबसे छोटा जो प्रोटीन होता है वो एल्बुमिन होता है, और इसीलिए एल्बुमिन्यूरिया एक अलग शब्द आ जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन इन यूरिन, दिस इज अगेन एन एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट, एंड दैट इज व्हाई frequently doctors get the urine test done to check whether the person is passing any proteins in the urine or not. That gives them an idea about the patency or the functioning or the proper functioning of the glomerular membrane. I hope this question is absolutely clear to everybody. एक और, अब तीसरा कंसेप्ट इधर समझिए। The amount of glomerular ultrafiltrate formed by all the nephrons of both the kidneys per minute is called as glomerular filtration rate. तो मैंने अगला कंसेप्ट आपको क्या बताया है, glomerular filtration rate. It is very famously abbreviated as GFR. इसको बहुत फेमसली एब्रीविएशन हमने क्या लिखी है, GFR. इसको मैं क्या कह रहा हूं, इट इज द अमाउंट ऑफ glomerular ultrafiltrate formed by all the nephrons of both the kidneys per minute. इसको आपने क्या कहा है, GFR. तो मैंने बेटे यहां पर आप देखिए क्या लिखा है, ऑल नेफ्रॉन्स, और यहां पर क्या लिखा है, बोथ किडनीज। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो जितने सारे नेफ्रॉन मिलकर के दोनों किडनीज के, जो उनमें हर मिनट में क्या बनता है, ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेट बनता है, इसे हम कह रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन, दिस इज एस्टिमेटेड टू बी 125 ml पर मिनट। दिस इज एस्टिमेटेड टू बी 125 ml पर मिनट। तो जो प्लाज्मा आ रही है किसमें, किडनी में आ रही है, वो फिल्टर हो रही है। अगर मैं ब्लड में से सेल को हटा दूं तो मैंने ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेट को कहा था कि इट इज अ फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा, क्योंकि सेल तो कभी भी फिल्टर होते ही नहीं है। तो हमने ये कहा कि एक्चुअली जो ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेट है दैट इज अ फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा, इसलिए यूरिन भी जो बनेगा दैट विल बी अ फिल्ट्रेट ऑफ द प्लाज्मा इटसेल्फ। तो प्लाज्मा की जब आप बात करते हैं तो हमने पहले दिन एक बार किसी लेक्चर में ये किया था कि अगर मान लीजिए किसी आदमी का कार्डियक आउटपुट 6 लीटर्स है, 6000, और इसका 20% उसको किसको मिल रहा है, किडनी को। सो दैट मींस रीनल ब्लड फ्लो विड बी अप्रॉक्सीमेटली 1200 ml। रीनल ब्लड फ्लो कितना है, 1200 ml है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हमने कैसे निकाला, हमने कहा कि कार्डियक आउटपुट का 20% किसको मिल रहा है, किडनी को, इसलिए हमने क्या कहा कि ये क्या है, 1200 ml। लेकिन मैंने इसको क्या कहा है बेटा, इसको मैंने कहा है रीनल ब्लड फ्लो।
रीनल ब्लड फ्लो, और मैं जानता हूं कि ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेट इज अ फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा, तो मुझे कैलकुलेट करना आना चाहिए रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना है, रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना है, और इसका 55% क्या होगा, प्लाज्मा होगा, एंड दैट विल बिकम 660 ml. सो दिस इज द रीनल प्लाज्मा फ्लो. सो रीनल प्लाज्मा फ्लो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है, 660 ml हो गई है, जिसमें से एक बारी में फिल्टर कितना हुआ है, 125. सो मैं अगर 125 को डिवाइड करूं 660 से, तो मुझे मिल जाएगा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन. मुझे क्या मिल जाएगा, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन. और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 19%, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 19%. तो हमने ये कहा कि अगर आपने 100 ml प्लाज्मा में से पूरा का पूरा फिल्ट्रेट बाहर निकालना है, किसी चीज को कंप्लीटली एलिमिनेट करना है, तो इस प्लाज्मा को किडनी में से 5 बार जाना पड़ेगा, क्योंकि एक बारी में कितना फिल्ट्रेट हो रहा है, करीब करीब 20%. तो 100% फिल्ट्रेशन अचीव करने के लिए आपको इस ब्लड को किडनी में से 5 बार लेके जाना पड़ेगा. देन इट कैन become completely devoid of a particular thing that you want to get rid of. So this is very very simple or not better. तो हमने ये कहा कि ये filtration fraction है, ये क्या है, GFR है. GFR कितना है, 125 ml per minute. ये filtrate किसका है, प्लाज्मा का. रीनल प्लाज्मा फ्लो कितनी है, 660 ml है. एक्चुअली ब्लड फ्लो कितना था, 1200 ml, and approximately 20% of the cardiac output is received by the kidney, I hope this is very very simple and easily understood. I hope everybody has understood the nature of the glomerular ultrafiltrate and the considerations that we have given to the GFR. अब एक बात बड़े ध्यान से सुनिए, 125 ml per minute of GFR will correspond to approximately 100 liters per day. तो हमने ये कहा कि 125 ml पर मिनट को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये 180 लीटर्स पर डे हो जाएगा. अब आप समझ सकते हैं कि इतना यूरिन आउटपुट बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा. दिस एंटायर थिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द यूरिन आउटपुट. सो प्लीज अंडरस्टैंड, ह्यूमन बींग्स का जो नॉर्मल यूरिन आउटपुट है वो 1 to 1.5 लीटर्स पर डे है. दिस इज द नॉर्मल urine output of an average healthy human being. So average healthy human being का यूरिन आउटपुट है 1 to 1.5 लीटर्स, लेकिन फिल्ट्रेट कितना बना है बेटे पर डे में, 180 लीटर्स. तो इसका मतलब करीब करीब 168.5 liters of this filtrate will be reabsorbed by the kidney. And again, if I say it in another way, more than 99% of the glomerular ultrafiltrate is reabsorbed by the tubular portions of the nephron, more than 99%. And that will take us to our next of the topic, which would be the tubular selective reabsorption. सो इसके बाद हम देखेंगे कि वो क्या मैकेनिज्म्स हैं जिससे नेफ्रॉन के जो टिब्यूल्स हैं वो इस ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेट में से काम की चीजों को, जो कि 99% से ज्यादा वॉल्यूम को बनाती हैं, उनको क्या करते हैं, रीएब्सॉर्ब कर लेते हैं. दैट विल बी आवर टॉपिक व्हेन वी कम बैक.